अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा और मुझे आज जॉइन कर रही हैं आसिया बीबी। आसिया के बारे में हम सबको पता है, आसिया का केस जो है ब्लास्फेमी का, तौहीन रसालत का, पाकिस्तान में जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंतहा पसंद ग्रुप्स की तरफ से जो है प्रोटेस्ट भी हुए और बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी आए जब आसिया का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने आसिया को जो है वो बाइज्जत बरी किया। और जो तौहीन रसालत का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा हुआ था वो उसको जो है उन्होंने क्लियर उनसे कर दिया आसिया को। और ये पता चला कि वो कोई पर्सनल लड़ाई उनके गांव के अंदर थी जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम उन पे लगाया गया था। और इतने साल आसिया ने जो है वो जेल में गुजारे झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पे, जो कि ब्लास्फेमी लॉ के अंदर एक जो है वो उसका मिसयूज जो होता है वो बहुत कॉमन चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। उसके बावजूद आसिया के साथ जो इतने सालों तक मिसट्रीटमेंट हुआ और जो एक झूठे इल्जाम में उनको जेल में जो है इतने साल गुजारने पड़े, कोई कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर जो है नहीं आसिया को दी गई। और इस वक्त आसिया जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो 2019 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस तरह की जो वायलेंट मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप से उन्होंने मुजाहरे करना शुरू कर दिए। और हुकूमत जो पीटीआई की उस वक्त हुकूमत थी, क्योंकि नई नई आई हुई थी उस वक्त, तो वो बिल्कुल भी उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। तो आसिया को जो है वो कुछ महीने जो है प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया, यानी कि जब रिलीज के ऑर्डर्स आ भी गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब भी आसिया अपना वहां से जो है बाहर नहीं निकल सकती थी और तब भी हुकूमत की तहवील में ही थी। उसके बाद सारा कुछ खत्म होने के बावजूद आसिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बिल्कुल क्लियर करने के बावजूद आसिया पाकिस्तान में महफूज नहीं है अपने मुल्क में, और आसिया को यहाँ से बाहर जाना पड़ा। तो उसके बारे में, और आसिया इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और मुल्क से दूर हैं, और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया है और वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई मुजरिम कोई मुलजिम नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में नहीं रह सकते। तो इस पूरी उनकी जो जिंदगी है कनाडा में, उसके बारे में, और जो पूरी वो गुजरी उनके ऊपर, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। आसिया, वेलकम। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अपनी कनाडा में आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की आपकी जिंदगी यहाँ पे गुजर रही है और कोई सपोर्ट आपको हासिल है, इसके बारे में बताएं हमें। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ और आपको भी कि आपने आज मुझे टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और कनाडा की ज़िंदगी के बारे में कहें तो आपको पता है मेरे पास एजुकेशन नहीं है। मैं क्योंकि पीछे भी नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आके मुझे बहुत सी प्रॉब्लम पेश आ रही हैं। तो मैं सन 2019 में रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं 7 मंथ सिक्योरिटी में रही। तो मेरी 2 बेटियाँ जो थीं, वो 7 मंथ पहले आ गई थीं। जैसे मैं रिलीज़ हुई तो वो कनाडा में आईं। उसके बाद 7 माह बाद मैं आई और एक बेटी मेरी डिसेबल है, वो सब दुनिया को पता है। और एक वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, नॉर्मल ही है। तो बहुत से दुःख और तकलीफ़ें पीछे भी हमने सहीं, क्योंकि उस वक़्त मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी थीं, पढ़ लिख ना सकीं और इनका भी फ्यूचर जो है वो मतलब आगे कोई बना नहीं है और बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की। तो जो कनाडा में मुश्किलात हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो कि हमें बोलने में काफ़ी दूसरी ज़ुबान मुश्किल लगती है। और यहाँ की ज़िंदगी आशिक जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका तो वैसे ही ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान से ही, उनका पिता नहीं है। उनको आज तक अभी तक नौकरी नहीं मिली है, मुझे 4 साल हो गए इधर कनाडा में। तो मैं भी एक छोटी-मोटी जॉब करती हूँ और बहुत से दुःख कर्ब से गुज़र के आई हूँ। तो जैसे कि लोगों को चाहिए था मतलब मुझे सपोर्ट करना और हमारी कम्युनिटी को भी, किसी ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और कोई इतना रिलीफ नहीं मुझे मिला। हमारे लोग समझते हैं कि हम पता नहीं यहाँ पे कितना पैसा कमा रहे हैं और साइलम लेके बैठ गए हैं। सही, और बिल्कुल ही एक इम्प्रेशन लोगों का होता है कि जो असाइलम लेके बाहर मुल्क से चले गए तो पता नहीं वो हाँ जी। बहुत मजे में रह रहे हैं आप मुल्क से बाहर। तो आप यहाँ पे जब कनाडा में आई तो हुकूमत की तरफ से, यहाँ की जो हुकूमत है वो सपोर्ट करती है कुछ टाइम के लिए, या अब उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है? अब किस तरह नहीं, जी। आप जानते हैं जो भी रिफ्यूजी आता है 1 साल तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको। तो गवर्नमेंट ने एक
साल तो सपोर्ट किया, लेकिन आपको पता है कि आगे खुद ही लाइफ गुज़ारनी होती है। कनाडा में जो भी आता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है। लेकिन मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ पे भी कनाडा में मेरी अभी किसी से कोई इतना मेल-जोल नहीं है, ना मैं कभी किसी से मिली हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ज़ुबान की बहुत प्रॉब्लम है, जो कि मेरे लिए हर जगह पे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। उसके बाद मुझे घरेलू हालात, मैंने रेंट पे करना है, बिल पे करने होते हैं, फिर खाना-पीना भी है। तो ना ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए बड़ी अ, मुश्किलात का बाइस हैं। तो अब मैं भी इतना मतलब ऐसी मेरी बॉडी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 साल काम कर सकूँगी, 2 साल कर सकूँगी, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है। मेरे अच्छा। पास भी नहीं है, तो रेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोगों ने अफ़वाह उड़ाई कि आसिया को घर दिया गया, आसिया के पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नाम से लोगों ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपने इन लोगों को के भी मेरी सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, ताकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल हम जो है पाकिस्तान की हुकूमत से भी जो है वो अपील करते हैं कि आसिया की बात सुनें और सुप्रीम कोर्ट की के फैसले के मुताबिक आसिया के साथ बहुत जो है वो ज़ुल्म हुआ इतने सालों तक और उसका कोई मदावा होना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से और उनको इस तरह छोड़ देना मुल्क से बाहर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आसिया आपने एक जो है फ्रेंच ऑथर के साथ एक किताब भी आपकी आई जो उन्होंने कहा कि मैं को-ऑथर हूँ उसकी और वो किताब थी एक तो वो उसके उसका भी आपको कोई मुआवज़ा नहीं मिला, कोई पैसे उसके और वो किताब आपने डिसओन कर दी थी शायद वो उसके बारे में बताएँ कुछ? हाँ, मैं वो ज़रूर इसाबेल मेरे पास आई थी कनाडा में। उन्होंने मेरे सिर्फ़ आने-जाने का प्लेन का खर्चा किया, उसके अलावा मैं ₹1 की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो बुक की रॉयल्टी थी ना, वो नहीं मिली और ना ही उन्होंने मुझे दी है। ये सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। मैं चली तो गई वहाँ पे, लेकिन मुझे अगले हालात का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे बुक की रॉयल्टी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली और ना ही उन्होंने कभी मुझसे राब्ता किया और फिर मैंने क्योंकि वो बुक जो थी, वो मेरे बगैर पूछे लिखी गई थी और वो मेरे कनाडा से आने से पहले वो बुक लिखी गई थी। तो मुझे नहीं पता उसमें क्या-क्या है, ना तो मैंने उसकी स्टडी की है, ना मुझे पता है, ना मैंने किसी से पढ़वाई है, मैं नहीं जानती उसमें क्या है। लेकिन मुझे कुछ बातें जो थीं, वो पता चलीं, तो उनका मैंने उनके साथ दुःख का इज़हार किया कि आपको ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए थी। आखिर पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ। तो आज भी मुझे मोहब्बत है क्योंकि मैं उसी मिट्टी में पैदा हुई, उसी मिट्टी से जवान हुई और यहाँ पे पहुँची। तो ये खुदा की भी एक मर्ज़ी थी और खुदा की तरफ से आज़माइश भी मैं समझती हूँ कि ये थी। तो उस बुक की रॉयल्टी नहीं मुझे मिली। ठीक है। अच्छा आसिया थोड़ा-सा बात करते हैं जब आप पाकिस्तान से निकलीं जो जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर और उस वक़्त बहुत एहतजाज हो रहा था, आपको रिहाई तो मिल गई थी, फैसला तो आ गया था, लेकिन उस वक़्त भी क्लियर नहीं था कि क्या होगा आगे। क्योंकि एहतजाज इतने ज़्यादा हो रहे थे और पता नहीं था कि आपको वाक़ई में रिहाई मिलेगी भी या नहीं। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि ये इस तरह है और फैमिली से मिलने का क्या था जब आप रिलीज़ हुई फाइनली? तो फैमिली से आप मिली अपने सब फैमिली मेंबर से यहाँ आने से पहले उसके बारे में बताएँ? नहीं, आपने बड़े ही दुःख की बात मुझे शेयर कर दी। मैं किसी से नहीं मिली। मेरी दिल की ख़्वाहिश थी कि मैं अपने वाला साहब से मिलती ना। तो मैं अपने वाला साहब से भी मिल नहीं सकी, तो आज मुझे दिल में यही दुःख रहेगा हमेशा ज़िंदगी में कि मैंने दुआ भी माँगी थी खुदा से कि खुदावन जब मैं रिहा हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने वाला से मिलूँ, चाहे मैं और किसी से मिलूँ, चाहे ना मिलूँ, अपने वाला से, अपनी बच्चियों से। तो उस वक़्त मैं ना बच्चियों से मिल सकी, ना मैं अपने वालिद से मिल सकी। तो आज भी यकीन जाने कि मैं जब अपने वालिद को याद करती हूँ ना, तो मैं रोने लग जाती हूँ।
तो रो रो के अब तो बस ऐसे ही है कि जा भी नहीं सकती। कल को अगर मेरे वालिद फौत हो जाते हैं तो मैं तो उनको देख भी नहीं सकती। मेरी वालदा भी फौत हो गई थी जब मैं जेल में थी, तो उनको भी मैं नहीं देख सकी। तो ये मरते दम तक तो मेरे दिल में यही रंज रहेगा कि मैंने अपने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं मिली। ठीक है। अच्छा आसिया, आई एम सॉरी आपको रिपीट करना पड़ रहा है सारा, बहुत अफसोसनाक एक पूरी जो आपके साथ ये ट्रेजेडी एक तरह से हुई। अब आपके बच्चे भी सारे यहाँ पे नहीं हैं आपके साथ मौजूद, वो कुछ पाकिस्तान में हैं। तो उनके बारे में, वो उनके उनको यहाँ पे लाने का आपके बारे में किसी ने आपको एडवाइस किया, या उसके बारे में बताएं। नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं एडवाइस किया, बल्कि हमने यहाँ की गवर्नमेंट को बोला था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस ये मेरी 2 बेटियाँ मेरे पास हैं, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है पीछे। तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप समझें कि एक बड़ी दर्दनाक कहानी है ये। जितनी हम बोलेंगे उतना ही अ, लोगों को पता तो चलेगा, लेकिन ये है कि लोगों ने कभी मेरे मुँह से ये दर्द भरी कहानी नहीं सुनी है। तो जी दिली सदमा भी है सबको ना मिलने का, और इस दुःख का भी कि मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ, 100 मील दूर। जी। तो आसिया, कैसा लगता है, गुस्सा आता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, कि उन्होंने ये किस तरह आपको जो है इतने सालों जेल में रखा किसी ऐसी चीज के ऊपर जो आपने की ही नहीं थी, आपका जुर्म था ही नहीं उसके ऊपर, और फिर जब आप वहां से फाइनली निकल गई, क्लियर हो गई, तब भी आप एक तरह से उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया, आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकी, आप अपने मुल्क में नहीं रह सकती। तो किस तरह कैसा लगता है, मैं आप जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या पाकिस्तान से के बारे में क्या आपकी वो है, एक तरह से जो पाकिस्तान से ताल्लुक होते हैं ना आपका, वो थोड़ा सा होने लग जाता है कि ये हमारे साथ कितना मिसट्रीटमेंट हो रहा है, और आप अकलियती बरादरी से भी ताल्लुक रखती हैं पाकिस्तान की, तो जिनसे बहुत ज्यादा मिसट्रीटमेंट उनसे होता है पाकिस्तान में, और भी लोगों के साथ जो हमारी अकलियतें हैं। तो किस तरह कैसा लगता है पाकिस्तान के बारे में, गुस्सा आता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि देखिए हमारे अगर कोई अच्छे लोग, हमारा कोई अच्छे मुसलमान जो हैं, अगर वो किसी क्रिश्चियन का साथ देते हैं या दूसरी अक़लियतों का साथ देते हैं, तो जैसे कि गवर्नर ऑफ पंजाब को मार दिया गया, तरीक़े बैग ने मार दिया। उन्होंने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की उनको मार के, कि उनका क्या कसूर था? एक हमदर्दी थी ना मेरे साथ, एक दुःख का इज़हार किया, तो उन्होंने क्या उसको झूठा फ़तवा दे के उनको मार दिया। उसके बाद शहबाज भट्टी जो हमारी अक़लियत के वज़ीर थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी उलमा हज़रात हैं, अच्छे अच्छे उलमा हज़रात भी हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं समझते, वो पढ़ लिख के भी नहीं समझते, तो वो जब बाहिर वो आ जाते हैं, तो फिर इन्हीं लोगों का गोरों का ही सब कुछ वो अडॉप्ट करते हैं। तो तब उनको याद नहीं आता, तब उनको क्रिश्चियन याद नहीं आते कि हम बाहर जाके क्या करते हैं, हम वही सब कुछ खाते हैं, वही सब कुछ पीते हैं, उन्हीं के मुल्कों में रहते हैं, उन्हीं के मुल्क से पैसा कमा के हम अपने पाकिस्तान में लेके जाते हैं। तो उनको कम से कम इस बात पे सोचना चाहिए, इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई अच्छा मुसलमान हमारे किसी गरीब तबके की या गरीब लोगों की मदद करता है, तो हम उसको मार दें। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ कि हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। फिर इसका मतलब है कि अक़लियतें जो हैं सिर्फ़ पाकिस्तान मुसलमानों का तो नहीं है। तो पाकिस्तान बनने में तो हमारा भी हाथ है, अक़लियत का भी हाथ है। ये नहीं है पाकिस्तान अकेले मुसलमानों की वजह से नहीं बना। ये जितनी भी अक़लियतें थी उनके साथ मिला के भी ये पाकिस्तान बना है। सबसे पहला नाम आता है क्रिश्चियनिटी का, तो क्रिश्चियनिटी के बगैर तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दिली दुःख है कि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जाती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये मैंने जब मैं फ्रांस गई थी, उस वक़्त भी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील की थी कि हमारी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको बेगुनाहों को रिहा किया जाए, और उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो जैसे मैंने 10 साल, साढ़े 10 साल कैद में काटे, तो नाइंसाफ़ी में, तो खुदा ने भी मदद की, और जब इमरान खान की हुकूमत में मैं आज़ाद हुई,
तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मैं इमरान खान की हुकूमत में आज़ाद हुई। ठीक है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी आपके साथ वो आपका जो पूरा वो हाँ। सिलसिला था वो रुका तो नहीं और उसी तरह से उन्होंने इतने अरसे आपको वहाँ पे रखा प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर और फिर आपको बहुत मुश्किल से जो है वो किया। तो आज से उसके वो जो पूरा प्रोसेस था उस वक़्त आपको हुकूमत की तरफ से पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक़्त किसी पे किस पे आप भरोसा करती थी कि ये क्योंकि उस वक़्त तो ये सूरत हाल थी कि आपको भी नहीं पता होगा कि ये हुकूमत वाक़ई मुझे निकालना चाहती है या नहीं क्योंकि एहतजाज हो रहे थे और हुकूमत की तरफ से भी क्लियर रिस्पॉन्स नहीं आता था कि हम आसिया के ऊपर कहाँ क्या हमारा एक पोज़ीशन है कि आसिया को हम जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। वो गोल-मोल ही बात करते थे कि अच्छा हम एहतजाज को डील कर रहे हैं। तो उस वक़्त आपको क्या लगा कि हुकूमत क्या चाहती है? आपको आपके साथ सिंसियर है या नहीं और किस पे आप ट्रस्ट करती थी? किसी किसी पे भरोसा हाँ, करती थी? हाँ, मैं किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करती थी, उस वक़्त कशम-कशम में थी सब बात। भरोसा था भी और नहीं भी था क्योंकि उस वक़्त जो हमारे मुल्क के हालात थे बड़े ही नासाज़ हालात थे। तो जिस तरह के अमानुल्लाह से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ यूरोपीय यूनियन के थ्रू, तो अमानुल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। अब तक वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। तो हमारे पाकिस्तानी बच्चा भी मैं कह लूँ, मैं तो उनको अपने बच्चे और भाई की तरह समझती हूँ। तो दिल से मैंने उनको भाई बोला है, तो हैं मेरे वो भाई हैं मेरे, तो लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज भी मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और मेरी यूरोपीय यूनियन ने बहुत मदद की और इस तरह मुझे कनाडा ने असाइलम दिया। तो ये चीज़ें जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, अच्छा मैं अपने हमारे देखने वालों के लिए बता दूँ कि अमानुल्लाह जिसका आसिया ज़िक्र कर रही हैं, वो एक एक्टिविस्ट हैं, लाहौर में रहते थे पहले और उन्होंने आसिया की मदद की और भी जो ब्लास्फेमी तौहीन रिसालत के झूठे इल्ज़ामात में लोग जेल में होते थे, उनकी वो मदद किया करते थे इन टर्म्स ऑफ एडवोकेसी उनको उनके लिए बारे में ख़त लिखते थे टू ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशंस को और उनकी जो केस होता था, उसको हाइलाइट करते थे। तो आसिया की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो केस हाइलाइट करने में मदद की और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने उनको जो है वो एक तरह से अपॉइंट किया कि वो आसिया का जो मामला है पूरा वो देखें और जब आसिया रिलीज़ हुई उसके बाद तो और वो उनको आयरॉनिकली उनको भी जो है इसकी वजह से धमकियों का सामना करना पड़ा अपनी एडवोकेसी की वजह से और अमानुल्लाह भी इस वक्त एग्जाइल में हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं वो भी पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि उनको भी तहरीक लब्बैक की तरफ से और इस तरह के ग्रुप्स की तरफ से धमकियां हैं जैसे आसिया को हैं और बाकी इस तरह के काम करने वाले जो ब्लास्फेमी लॉ के विक्टिम्स को सपोर्ट करते हैं उनको मिलती है। इस तरह वो भी इसी तरह जो है असाइलम लेके वो बाहर हैं और वो मुल्क में नहीं आ सकते और उनकी भी जो हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है। तो ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि जो भी सपोर्ट करे ब्लास्फेमी के विक्टिम्स को ब्लास्फेमी लॉ के विक्टिम्स को उसके साथ भी जो है वो इसी तरह होता है। तो अगेन आई जस्ट रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट कि वो इसके ऊपर तवज्जो दे और जो लोग पाकिस्तान से इस तरह जिनको जाना पड़ता है दे फोर्स इनटू एग्जाइल वो उनकी मदद किया करें और उनको इस तरह से छोड़ देना जो है वो क्योंकि ये हमारा एक ह्यूमन राइट्स जो हमारा रिकॉर्ड है उसके ऊपर एक बात आती है कि आपने गलत तौर पे किसी को जो है वो जेल में रखा और फिर जब वो रिलीज हुआ तो वो फिर भी उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आपकी हुकूमत जो है उसको कोई परवाह नहीं है। तो आसिया आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको और जो भी देखने वाले हैं पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं क्योंकि आप दूर हैं पाकिस्तान से तो वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि देखें जैसे कि सिर्फ़ मेरा केस नहीं हैंडल किया, मेरे कहने पे भाई अमानुल्लाह ने शगुफ्ता कौसर जो कि वो भी रिलीज़ हैं, इस वक़्त बेल्जियम में हैं। तो उनका केस भी उन्होंने हैंडल किया और वो भी मेरी रिहाई के 2 साल बाद वो भी आ गईं बाहर और उनकी फैमिली भी आ गई, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने ना आ सकी। मेरी सिर्फ़ 2 बच्ची हैं और जो मेरी बच्चियों के जो गार्डियन थे, उनकी फैमिली आ चुकी यहाँ पे। तो मेरी अभी तक फैमिली जो है पाकिस्तान में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पे मुल्ला हज़रात जितने भी हैं, हमारे उलमा कि खुदाया आप ऐसा कदम ना उठाएँ, खुदा के लिए आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप बाइबल की भी स्टडी करते हैं, लेकिन आपको फिर भी जो है वो
समझ नहीं आती कि हम अपने ऐसे लोगों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी करते हैं, जिस बात का कोई वजूद नहीं है, जिस बात का कोई सबूत नहीं है, उनको इतनी बड़ी सज़ा में डाल के और उनको 10-10 साल, 11-11 साल आप कैद में छोड़ देते हैं। तो खुदाया आप इस चीज़ पे गौर करें और आपके दिलों में क्या रहम ख़त्म हो गया, मैं ये कहूँगी। और गवर्नमेंट को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी केस ऐसा आता है, तो सबसे पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसके साथ उसको मारा जाए थाने में, उसके ऊपर जुर्म किया जाए थाने में, ऐसा नहीं। आप प्यार से गाइड करें, प्यार से पूछें, प्यार से हलीमी से पेश आएँ, कि जैसा खुदा का हुक्म है कि आप हलीमी से पेश आओगे, तो आपके साथ हलीमी से पेश आया जाएगा। तो जब हमारे लोग ही यहाँ पे जुर्म करते हैं तो आखिरत में फिर आप सभी जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मेरी बातें जो है लोगों को बुरी लगती हैं। तो इसलिए मैं खुदाया ये कहूँगी कि जो बेगुनाह है उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, बिल्कुल आसिया आपने अपनी कहानी बताई और बहुत आपके लिए तकलीफ़देह होगा ये सारा कुछ दोहराना और जिस पूरी तकलीफ़ से आप गुज़री। तो हुकूमत को यही चाहिए कि इस वक़्त आसिया ने जैसे बताया कि उनको बहुत सारी मुश्किलात लैंग्वेज बैरियर का सामना है, उनके हस्बैंड काम नहीं कर सकते, वो खुद काम करती हैं और जैसे आप बता रही थी मुझसे पहले बात कर रही थी कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, जहाँ पे आप हैं आप और ये देखें हमारे यहाँ पे इतनी स्नो है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ये देखिए। इतनी स्नो है और ये स्लिपरी है, आइसी है। मैं एक बार 2 दफ़ा मैं गिर चुकी हूँ और मेरे कुछ घुटने में भी प्रॉब्लम आ गई है। तो जब सुबह-सुबह बस लेनी होती है, बस को पकड़ना होता है, तो ये आइसी जो है ना, ये आइसी स्नो एक साथ के रोड नज़र नहीं आ रहे। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना पेश आता है और हम अपनी ज़िंदगी जैसे भी हम गुज़ार रहे हैं यहाँ पे कनाडा में और बड़ी मुश्किल से टाइम गुज़रा है। जी, तो जी। लिहाज़ा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए जैसे कि पहले भी काफ़ी हमारी कम्युनिटी ने साथ दिया, क्रिश्चियनिटी ने मेरा साथ दिया, मुस्लिम लोग भी थे, हमारे बहन-भाई सारे जो अच्छे थे उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं चाहती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरा साथ दें। जी, बिल्कुल। आपने सुना आसिया का मैसेज और इस पे जो है इनको अगर कोई सस्टेनेबल जॉब इस तरह की मिल जाए कनाडा के अंदर तो ये ताकि देर तक अपने आप को जो है वो कर सकें सस्टेन कोई एक एक तरफ की जो मतलब एक दफ़ा की अगर कोई मदद कोई कर दे वो भी इट ऑल्सो काउंट्स। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।